डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज ट्यूटोरियल एकेडमी। आप यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का जो नाम है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर जी आपको इसमें स्टडी करना है। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। तो पहली चीज़ तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर लें। अब हम टॉपिक चालू करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस इन नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल मेनली 4 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं नेचर में। मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन कौन सा? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 4 तरह के फोर्सेस आपको पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इन चारों के बारे में हम डिटेल में बताते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर हम इनको एक एक करके डिटेल में बताते हैं। तो पहले फोर्स की अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हों, उनका मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सिंपल सा, 2 ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, कहीं भी हों, कहीं भी यूनिवर्स में, उन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्यों? उनमें मास होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, उनमें मास होना चाहिए तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है जब 2 चार्ज पार्टिकल आपस में कुछ डिस्टेंस पर रखे हों तो उन कंडीशन में चार्ज पार्टिकल जब रखे हों, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी वजह से भी फोर्सेस लगते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब होता क्या है, जब चार्ज पार्टिकल रखे होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या सेम चार्ज हो सकते हैं, अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं, नेचर सेम हो सकता है, नेचर अपोजिट हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब चार्ज रखे हों, चार्ज पार्टिकल रखे हों, तो उनकी बीच में लगेगा फोर्स। अब जब चार्ज पार्टिकल होने की वजह से, उन चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स जो क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, तो उस कंडीशन में जो फोर्स है उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है कि अगर जैसे आप न्यूक्लियस जानते हैं, कोई भी एटम है, एटम का छोटा पार्ट अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हम देखेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है राउंड करते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज हैं, इन सब के बीच में चार्ज, मतलब न्यूक्लियस जो चार्ज है, जो पूरे बैलेंस किए हुए हैं उस एटम को, उसमें जो चार्ज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस में चार्ज लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो लगता है चार्ज, उससे बोल देते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। फिर दूसरी कंडीशन बात करते हैं वीक न्यूक्लियर चार्ज। क्या हुआ? जैसे गामा है, बीटा डिके है, बीटा डिके हो रहा, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर है और उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेज निकलती हैं, कई सारी रेज निकलती हैं, तो उन रेज से बीटा डिके होता है, अल्फा गामा बीटा रेज निकलती हैं। जो रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे आप, अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा रेज जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और बीटा रेज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, गामा रेज जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। तो यहाँ पे बीटा डिके जब होता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है उसे हम वीक फोर्स बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। मतलब जब न्यूक्लियर फिजन हो रहा हो या फ्यूजन हो रहा हो तो न्यूक्लियर फिजन की बात कर लेंगे। तो जब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल में जब डिके होगा, उसमें बीटा डिके होगा, तो उस कंडीशन में जो चार्ज होता है, जो फोर्स होता है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। चलिए अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये है कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, पेन दिख रहा होगा, हाँ, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है और एक और कोई ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने मान ली है डी है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस है वो है डी।
हमने माना इसका जो मास है वो m1 है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m2 है। एक का मास आपने m1 मान लिया है, एक का मास आपने m2 मान लिया है। कैसे भी मान सकते, कैपिटल M मान सकते, के स्मॉल m मान सकते, या आप दोनों के m1 m2 मान लें। हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हों और उनका मास हो तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है इसको मैं बता देता हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस की, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 की। इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन इन नेचर होता। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन इन नेचर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन इन नेचर रहेगा। तो जो अट्रैक्शन इन नेचर जो फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहली कंडीशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वही फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो सेकंड कंडीशन मतलब F डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, d स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिला वो देख लीजिए आप। तो यहाँ कंडीशन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर के। ये हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर के। और आप ये भी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता। तो यहाँ से हमने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये कांस्टेंट लिया g, तो वैल्यू हो जाएगी m1 m2 इंटू साइन लगाने बीच में अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इसका मतलब g क्या है, g यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। g यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है यूनिवर्स में हर जगह पर फिक्स होती है। कैपिटल G है, स्मॉल g नहीं है। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह पर फिक्स होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखना है आपको। यूनिट कैसे निकालना है वो भी मैं बता देता हूँ इसका। देखिए F इक्वल टू चल रहा है, F इक्वल टू है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब इसके यूनिट कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ G निकालते हैं। देखो G कितना आएगा, G इक्वल टू आएगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, ये आ गई। अब इसकी वैल्यू रखिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताइए, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस का होता है मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और अपॉन m1 मास है, इसका भी केजी, इंटू दूसरा मास m2 भी है, उसका मास यूनिट भी केजी। ये यूनिट चल रहा है किसका, जी का यूनिट है ना। जी की वैल्यू निकाली, यहाँ तो जी की वैल्यू निकाली थी, ये यूनिट निकाला आपने, यूनिट है ना, यूनिट ऑफ जी। तो देखिए क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई, यूनिट आ गया जी का। तो यहाँ से कैपिटल जी का आप यूनिट भी निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू है, ये कैपिटल जी। हाँ, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन का यूज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज ये है कि अर्थ के चारों तरफ मून का रोटेट होना, अर्थ के चारों तरफ मून का रोटेट होना, अर्थ का चारों तरफ मून का रोटेट होना और सन के चारों तरफ अर्थ का रोटेट होना और सन का रोटेट होना किसके, गैलेक्सी के चारों तरफ, मतलब और प्लेनेट का सन के चारों तरफ रोटेट होना। ये यूजेज है किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का या ग्रेविटेशन का यूजेज है, ये आपको ध्यान रखना। फिर हम सेकंड बात करेंगे। सेकंड कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
देखिए मैं इसको सेकंड वाले को भी, तो अब देखिए हम सेकंड नंबर का फोर्स की स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर का जो फोर्स था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड नंबर का जो फोर्स था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे हम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या पढ़ना, देखिए पहले बताते हैं। अगर कोई हमने मान लिया कि यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। दो चार्ज Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दो चार्ज Q1 एंड Q2, टू चार्ज, here is a two charge Q1 and Q2 placed a distance R, the distance between the charges are is R। दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने R ले ली है। तो इस कंडीशन में A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। अब इस कंडीशन में जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, वो कूलम्ब्स लॉ से आता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर दो चार्ज रखे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड कैसे भी हो सकता दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो सकता दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता दोनों की एक की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, दूसरे की डिफरेंट तो ये हमें ये ध्यान रखना, चार्ज ये दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो सकता दोनों नेगेटिव चार्ज हों। तो कंडीशन कैसे भी बन सकती है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, हमें ये देखना है कि इस कंडीशन में जब भी दो चार्ज रहेंगे तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकालते हैं कि कांस्टेंट है, के की वैल्यू गिवन रहती है। तो F इक्वल टू हो गया हमारे वैल्यू कितनी, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कंडीशन क्या कि जब भी दो चार्ज होंगे और दो चार्ज की अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट का मतलब कहने का है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन इन नेचर होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन इन नेचर होगा। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन इन नेचर होगा। वो फोर्सेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिपल्सन इन नेचर। तो फिर हम बात करते हैं, और अगर दोनों का नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपल्सन इन नेचर होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज। हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सन इन नेचर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया, और इसमें कूलम्ब्स लॉ लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये होता है कि जब भी दो चार्ज रखे हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स लॉ से आप निकालेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज रखे हों उसकी वजह से जब चार्ज फोर्स लग रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होती तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब चार्ज प्लेस हों, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज प्लेस होते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो उसमें फोर्स लगने लगता है। तो उसके कॉम्बिनेशन से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, तो हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हम फोर्स निकालते हैं या जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं वो कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 का आपको नेचर रखना पड़ता है, नेचर इस हिसाब से रखना पड़ता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को सेम रख दीजिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपको दोनों एक पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा, नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन में गिवन रहता है दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं या दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, या एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो उस तरह से जब क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन होगी वो आप रख सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम थर्ड फोर्स पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड फोर्स जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें, ये थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये देखिए ये क्या,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब समझें। देखें, जैसे हम जानते हैं एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहती है, और ये पूरा एटम है, और इसके चारों तरफ आपने देखा है कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव्स करते रहते हैं। इसके चारों तरफ रहते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी सेल्स में मूव करते रहते हैं। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, ये यहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से सेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बोर्स लॉ आपने पढ़ा है, उसमें 2n² पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपके कंटिन्यू 2, 8, 18, 32 कंटिन्यू चले जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी फोर्स लगता है तो उसमें और एक और आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं, क्योंकि 8 अगर होंगी तो वो स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाएगा। उस कंडीशन में जो उसका कन्फिग्रेशन होगा वो स्टेबल होगा। तो उस कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से ज़्यादा, 8 से कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ई से लिख दे रहा हूँ, ई माइनस से लिख दे रहा हूँ। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, माइनस साइन लगा दिया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ये भी हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन रहता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब जब पूरा न्यूक्लियस है या पूरा एटम है, एटम पूरा स्टेबल रहता है। एटम स्टेबल किस कंडीशन में रहता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इस कंडीशन में जो होल एटम है वो स्टेबल हो जाता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता उतना ही नेगेटिव चार्ज होता, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस कंडीशन में जो एटम है वो स्टेबल हो जाएगा। तो एटम जब स्टेबल होगा तो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज लग रहा है, जो उसको बाइंड अप किए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये पूरा बाइंड अप है, स्टेबल है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा नहीं तो फिर ब्रेक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो सकता है। तो उस कंडीशन का ये वैलिड नहीं है। मतलब ये कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? न्यूक्लियस में लगता है। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज जो रहते हैं एटम में वो बैलेंस रहते हैं, इक्वली रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। जिससे बैलेंस होने से हमारा एटम होता है वो हाईली स्टेबल रहता है, हाईली स्टेबल रहता है। तो मतलब कहने का इनमें जो चार्ज है, जो फोर्स लग रहा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। कितना है वो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट में जो फोर्स बचता है वो देखिए, लास्ट फोर्स बचा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट बचा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए हम वीक न्यूक्लियर फोर्स को बताते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है पहले आप समझ लें। यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स को बता देते हैं। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स में, वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब जानते हैं कि जब भी कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल से डिकिंग होता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल से जब भी डिकी होता है, डिकी एक्चुअली क्या होता है? रेडियोएक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 1 kg यूरेनियम है तो उसका एक लाइफ पीरियड रहती है। तो हाफ लाइफ क्या होती कि उस कंडीशन में जो हमारा यूरेनियम है वो हाफ हो जाएगा। मान लो हमने 100 ईयर है, यूरेनियम की हाफ लाइफ 100 ईयर है, इसका मतलब आपने 1 kg यूरेनियम को रखा तो 100 ईयर बाद वो 500 ग्राम बचेगा, 500 ग्राम बचेगा, हाफ हो जाएगा जस्ट। तो उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। एक्चुअली क्या होता है कि जो रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। जब अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं तो उसका मास और वेट कम होता जाता है, तो इसको हम रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। और फिर क्या, इसमें फिजन रिएक्शन भी होती है। फिजन रिएक्शन में क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल में फिजन रिएक्शन होती है। फिजन रिएक्शन में क्या, यूरेनियम है, यूरेनियम पर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। यूरेनियम 235 90 to 235 जो होता है वो आइडियल नेचर में हमें मिल जाता है। तो उसमें जब हम बम्बार्डिंग कराते हैं, किसकी? उसमें जब हम बम्बार्डिंग कराते हैं न्यूट्रॉन्स की, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे एग्जांपल हमने यूरेनियम ले लिया और उस पर जब हम बम्बार्डिंग कराते हैं, बम्बार्डिंग किसकी कराते हैं? न्यूट्रॉन्स की। जब हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स का हम बम्बार्डिंग कराते हैं तो रेडियो एक्टिव मटेरियल में फिजन रिएक्शन हो जाती है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, फिजन रिएक्शन, फिजन मीन्स होता है ब्रेक होना। तो उस कंडीशन में जो ब्रेक होता है वो 3 में ब्रेक होगा, फिर वो 3 9 में ब्रेक होंगे, फिर वो
कंटिन्यू ऐसे चेन रिएक्शन चलती रहती है, 3, 9, 27, 81, इस तरह से चेन रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं, मैंने बताया वीक न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा बताया आपको, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो समझा रहा हूँ। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम बात कर रहे हैं। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, अब इस कंडीशन में थोड़ा समझिए। जैसे एग्जाम्पल बात करूं मैं, यूरेनियम 92 to 235, यूरेनियम 92 to 235, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यूरेनियम है, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेज निकलती हैं, रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसमें रेज निकलती हैं, अल्फा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं। थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि यूरेनियम लिया, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, मास नंबर 235, ये नेचर में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, यूरेनियम 92 235। अब यूरेनियम पे जब हम हाई एनर्जी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं तो ये ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो थोरियम और पोलोनियम में ब्रेक हो जाता है, वो अलग कंडीशन। लेकिन आप इस कंडीशन के लिए हम पहले आपको बता दें कि यूरेनियम से कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, जैसे कोई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है, ये रखा है रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा होगा तो उस कंडीशन में उससे रेज इमिट होती रहती हैं, रेज इमिट होती रहती हैं। रेज कौन कौन सी रेज इमिट होती हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेज इमिट होती रहती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, और ये जो रेज होती हैं ये अल्फा रेज है, ये जो रेज होती है ये बीटा रेज है, और ये है गामा रेज। 3 तरह की इसमें रेज निकलती हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल से अपने ऑटोमेटिक डिकेइंग होता रहता है तो उस कंडीशन में रेज निकलती हैं। कौन कौन सी रेज निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अब इनके नेचर क्या है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के नेचर क्या है। अल्फा रेज होती हैं ये पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, मतलब इनका नेचर होता है ये पॉजिटिव होती हैं, और बीटा रेज जो होती है इनका नेचर होता है नेगेटिव, ये खुद अपने आप में नेगेटिव होती हैं। अल्फा रे पॉजिटिव इन नेचर, बीटा रे नेगेटिव इन नेचर, गामा होती है न्यूट्रल, इनका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती हैं ये, न्यूट्रल। गामा रेज होती है न्यूट्रल होती है, इनका कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर हम बैटरी इसके पास में बैटरी रख दें तो बैटरी हैं तो अल्फा रेज कहाँ जाएंगी, अल्फा रेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं। अल्फा रेज है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं। क्यों जाती हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव इन नेचर है, तो जब खुद पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो और दूसरा बीटा रे की अगर हम बात करें तो बीटा रे नेगेटिव इन नेचर है, बीटा रे का खुद नेगेटिव है, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं। कहाँ जाएंगी ये, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों, क्योंकि खुद नेगेटिव इन नेचर है, जब ये खुद नेगेटिव है तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। और गामा रेज की अगर हम बात करेंगे तो गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, गामा रेज न्यूट्रल होने की वजह से ये स्ट्रेट जाती हैं, सीधी जाती हैं, गामा रेज स्ट्रेट जाती है, सीधी जाती हैं। मतलब इसमें हाँ एक और, अब इनकी हम पेनिट्रेशन कैपेसिटी की बात करते हैं तो गामा रे की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, गामा रे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। गामा रे अगर हम बात करें तो कोई आयरन की सीट 1 मीटर थिकनेस की कोई सीट, आयरन की कोई सीट है और उसकी जो थिकनेस है अप्रॉक्स 1 मीटर हो, आयरन की एक सीट ले लें आप, उसकी थिकनेस जो हो अप्रॉक्स 1 मीटर हो, उस 1 मीटर थिकनेस की आयरन की सीट को भी पेनिट्रेट कर देती हैं गामा रेज। तो इनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है गामा रेज की। अब बीटा रेज, हाँ अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो बात करते हैं वो बीटा डिकेइंग से होता है। बीटा, जब बीटा रेज निकल रहे हो तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डिकेइंग। आप ऐसा ध्यान रख लें कि बीटा डिकेइंग से, अब बीटा डिकेइंग से जो फोर्स होगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब इसके न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा और बता दो न्यूक्लियर कि आप यूरेनियम जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे क्या होता है 1 kg यूरेनियम से 2000 टन हाई ग्रेड कोल्स के बराबर एनर्जी मिल जाती है। 1 kg यूरेनियम से, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 kg यूरेनियम से U92 235, 1 kg यूरेनियम आपने ले लिया तो 1 kg यूरेनियम से जो हमें एनर्जी मिलती है वो 2000 अप्रॉक्स 2000 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल, 2000 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल्स, 2000 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल्स के बराबर एनर्जी मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 kg यूरेनियम से अप्रॉक्स 2000 टन्स कोल के बराबर एनर्जी मिल जाती है। या तो आप 2000 टन कोल को जला दें या 1 kg यूरेनियम को जला दें। तो जब आप 2000 टन कोल को जलाएंगे
और उस कंडीशन में भी कोल कौन सा होना चाहिए, हाई ग्रेड कोल होना चाहिए। और हाई ग्रेड कोल कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, जिसमें 97 से 98% कार्बन होती है। एंथ्रेसाइट को हम हाई ग्रेड कोल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाई ग्रेड कोल, क्योंकि उसमें 97 से 98% तक कार्बन होती है, कार्बन प्रेजेंट होती है, तो इसको हम बोल देते हैं हाई ग्रेड कोल। तो जब 1 kg यूरेनियम को जलाने से आपको 2000 टन कोल के बराबर एनर्जी मिल जाएगी। या तो आप 2000 टन कोल जला दें या फिर आप 1 kg यूरेनियम को जला दें। तो 1 kg यूरेनियम से इतना। हाँ, अब यूरेनियम का हम लोग यूज करते हैं इंडिया में अप्रॉक्स 6 रिएक्टर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं और कुछ वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, चालू होने वाले हैं अप्रॉक्स 11। टोटल जो प्लान है अपना वो 28 रिएक्टर्स का है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बनाया गया वो भी इसी के बेस से बनाया गया। कई सारे तारापुरम कई सारी परियोजनाएं ऐसी लगाई गई हैं जो इन्हीं के बेस पर हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि यूरेनियम से हमें एनर्जी मिल रही, 1 kg यूरेनियम से आपको 2000 टन बहुत होता है, उसके बराबर एनर्जी मिल रही कोयले के बराबर। लेकिन अब इसका हैंडलिंग डिफिकल्ट है। हैंडलिंग डिफिकल्ट ये है कि इससे रेज निकलती हैं, इनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, इनका हैंडलिंग डिफिकल्ट होता है। इसलिए ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती हैं, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, वहाँ पर हम लोग रोबोट्स का यूज करते हैं। क्योंकि रोबोट का यूज करने से ये फायदा हो जाता है कि वो डैमेज नहीं होते हैं। डैमेज नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो वहाँ रह ही नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है। क्योंकि गामा रे सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। ये 1 मीटर थिकनेस की आयरन की प्लेट को पेनिट्रेट कर देती हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी को तो वैसे ही पेनिट्रेट कर देती हैं। तो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं हमारी वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये एडवांटेज है कि यूरेनियम का हम यूज कर सकते हैं, बस प्रिकॉशन के साथ। हर जगह नहीं कर सकते हैं, प्रिकॉशन के साथ हम यूरेनियम का यूज कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना कि 1 kg यूरेनियम से अप्रॉक्स 2000 टन हाई ग्रेड कोल्स के बराबर एनर्जी मिल जाती है। तो मैंने आपको 4 तरह के फोर्स बताए हुए हैं। 4 तरह के फोर्स कौन कौन से बताएं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। दूसरे नंबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, अभी मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है F = G m/m2/r² के बेस पे लगता है। और दूसरा, इसका यूज कहाँ है, प्लेनेट का चारों तरफ घूमना, सन के चारों तरफ घूमना, मून का अर्थ के चारों तरफ रोटेट होना, सन का गैलेक्सीज के चारों तरफ रोटेट होना, ये इनका यूज है किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड का या ग्रेविटेशनल फोर्स का। दूसरा, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया था, 2 अपने चार्ज लिए थे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपने लिया हुआ है और नेगेटिव चार्ज लिया, तो ये कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स F = K Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 और Q2 का नेचर आपको गिवन होंगे कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका नेचर आपको गिवन होगा। और बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोर्स हमने बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जब भी एक न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो एटम है वो हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो पूरा हमारा जो एटम है वो स्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, मतलब कि पूरे एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो न्यूक्लियर फोर्स तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। फिर लास्ट बचा हुआ था वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है जब रेडिएशन एक्टिविटी होती है, रेडिएक्टिव डिकेइंग होता है, तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो जब बीटा डिकेइंग होता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब हमने नेचर आपको बता चुके हैं कि अल्फा रेज का नेचर होता है पॉजिटिव इन नेचर, बीटा रेज का नेचर होता है नेगेटिव इन नेचर, गामा रेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होती हैं। तो अल्फा रेज जो है खुद पॉजिटिव हैं, तो अगर हम एक बैटरी रखते हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं अल्फा रेज। क्यों जाती हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव इन नेचर हैं। और बीटा रेज की बात करें तो बीटा रेज नेगेटिव हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव नेगेटिव इन नेचर हैं। जब बीटा रेज नेगेटिव होंगी तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं।
और गामा है न्यूट्रल है। गामा न्यूट्रल होने की वजह से ये स्ट्रेट चली जाती हैं। तो हम ये बताएं कि रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है इस पर अगर हम बात करें चेन रिएक्शन भी होती है, फिजन भी होता है। तो फिजन का मतलब ये होता है कि जब भी रेडियो एक्टिव मटीरियल पर न्यूट्रॉन की हाई एनर्जी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में ये स्प्लिट होते जाते हैं, 3, 9, 27, इस तरह से चेन रिएक्शन ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो फिजन मीन्स होता है ब्रेक होना, स्प्लिट होना। और फ्यूजन, फ्यूजन जो होता है ना वो सन में होता है। फ्यूजन वहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन के एटम हैं, ड्यूटेरियम एटम, वो 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हीलियम का एटम बना लेते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन होता है, फ्यूजन मीन्स होता है ऐड होना, फ्यूजन मीन्स ऐड होना, फिजन मीन्स होता है ब्रेक होना। तो फ्यूजन मतलब कहाँ पे होता है, सन में होता है। इसलिए सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं हो रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है। क्यों? वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम के एटम बना रहे हैं, तो कंटिन्यू एनर्जी रिलीज होती जा रही है, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो रही है। तो वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन है। फिजन मीन्स ब्रेक होना, फ्यूजन मीन्स ऐड होना। ये आपको बहुत ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।